एक बार की बात है, एक गांव में बहुत ही बूढ़ा और ईमानदार व्यक्ति रहता था। उसके दो बेटे थे। बूढ़ा व्यक्ति कुछ दिनों से बहुत बीमार था और उसने खाट पकड़ ली थी। एक दिन की बात है, बूढ़ा व्यक्ति अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है और कहता है, आओ आओ, मैं तुम दोनों का ही इंतजार कर रहा था। गोपाल, मदन, लगता है अब मेरा इस दुनिया से जाने का समय आ चुका है। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप देखना, आप जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ बाबा, आप ठीक हो जाएंगे। नहीं बेटा, अब मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा। एक काम करो, मेरे पास तुम दोनों को देने के लिए कुछ है। क्या बाबा? बेटे, मेरे पास मेरी मेहनत की कुछ कमाई है जो मैं तुम दोनों के लिए सलामती से रखी हुई है। एक काम करो, बाजू वाला जो कमरा है उसमें मेरी जिंदगी भर की पूंजी रखी हुई है। तुम दोनों आपस में उसे बांट लेना। नहीं नहीं बाबा, आप हमें छोड़कर मत जाइए, हम आपके बिना नहीं रह पाएंगे। गोपाल और मदन के बाबा कुछ ही देर में दुनिया से चल बसते हैं। जिसके बाद मदन, जो कि बाबा का बड़ा लड़का था, बहुत चालाक किस्म का आदमी था। अब बाबा तो इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे जल्दी जाकर उस कमरे से वो सारा धन चुरा लेना चाहिए, वरना ये गोपाल वहाँ पहले चला गया तो मुझे उस धन के 2 हिस्से करने होंगे। एक तरफ मदन अपनी चालाकियों से उस धन को पाने की जुगत में लगा हुआ था, वहीं दूसरी ओर गोपाल, जो मदन का छोटा भाई था, उसे अपने बाबा के जाने का बड़ा गम था। बाबा, आप हमें छोड़कर क्यों चले गए? मदन चुपके से बाबा के बताए कमरे में जाता है और बाबा ने जो पूंजी बताई थी उसे चुराकर अपने पास रख लेता है और गोपाल को 1 रुपया भी नहीं देता। कुछ समय बाद गोपाल को बाबा के बताए शब्द याद आते हैं। बाबा ने तो मरने से पहले कुछ धन के बारे में बताया था। मदन भैया के पास जाता हूँ और उनसे कहता हूँ वो धन जो बाबा ने बताया था वो हमें निकाल कर उपयोग कर लेना चाहिए। आखिर वो बाबा का आशीर्वाद है। गोपाल अपने बड़े भाई के पास जाता है। भैया, आपको याद है ना, बाबा ने मरते समय हमसे क्या कहा था? क्या कहा था? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। भैया, बाबा कुछ जिंदगी भर की कमाई के बारे में बता रहे थे। अच्छा वो, अरे मैं तो भूल ही गया था। अच्छा हुआ तूने मुझे याद दिला दिया। चल मिलकर वो धन निकालकर आपस में बंटवारा कर लेते हैं। अरे ये क्या, सारा धन तो किसी ने चुरा लिया है। पर भैया, इस धन के बारे में तो हम दोनों के अलावा किसी को भी नहीं पता था। बाबा ने तो इस धन के बारे में केवल हम दोनों को ही बताया था। तो तेरे कहने का क्या मतलब है? वो सारा धन मैंने चुरा लिया? नहीं भैया, मैंने ऐसा कब कहा? लगता है जब बाबा उस धन के बारे में बता रहे थे तब किसी चोर ने सुन लिया होगा और सारा धन उसी ने चुरा लिया होगा। अब तू जा कोई काम ढूंढ, ऐसे गुजारा नहीं चलने वाला। बाबा ने हमारे लिए जो पूंजी छोड़ रखी थी वो अब गई, हमें उसके भरोसे नहीं रहना चाहिए। ठीक है भैया, आप सही कह रहे हैं। ठीक है, फिर तू अपने रास्ते जा और मैं अपने रास्ते। एक काम कर, तू छोटा है इसलिए तू इस घर में रह, मैं अपने लिए पास में कोई और घर देख लेता हूँ। मदन के पास अब अच्छी खासी दौलत थी, उससे कोई भी लड़की हंसी खुशी शादी कर सकती थी। यही सोच मदन जल्द ही एक बहुत खूबसूरत लड़की से शादी कर लेता है और गोपाल से दूर रहकर ऐशो आराम की जिंदगी जीने लगता है। भैया ने तो शादी कर ली और अब खुशी खुशी रह रहे हैं। मुझे भी अब खूब मेहनत करनी होगी, वरना कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। गोपाल जंगलों में जाकर लकड़ी काटता है, फिर शाम होते ही उसे बाजार में जाकर बेच आता है। उसमें उसे थोड़ी बहुत ही कमाई हो पाती थी। ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है,
सारा दिन धूप में जंगलों में मरो, फिर भी कुछ हासिल नहीं होता। ऊपर से यह गरीबी, अगर ऐसे ही चलता रहा तो कोई मुझसे शादी नहीं करेगा। एक काम करता हूँ, भैया के पास जाकर कुछ मदद मांगता हूँ। गोपाल अपने बड़े भाई मदन के पास जाता है। भैया, कैसे हैं आप? अरे तू यहाँ, क्या हुआ? तेरा काम तो सही चल रहा है ना? नहीं भैया, मैं तो वहीं के वहीं पड़ा हूँ। मुझे भी बताइए नबोराज, जिससे आपके पास इतना धन आ गया। आप तो जल्दी ही काफी आगे बढ़ गए, और एक मैं हूँ कि वहीं पड़ा हुआ हूँ। भैया, मुझे तो फिक्र होने लगी है। कैसी फिक्र? भैया, मेरी गरीबी को देखकर कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? बस मुझे सबसे ज्यादा यही चिंता है। एक काम करता हूँ, इसकी जैसी तैसी लड़की से शादी करवा देता हूँ, फिर ये बार बार मुझे परेशान करने नहीं आएगा। क्या हुआ भैया? गोपाल, मुझे भी तेरी बहुत फिक्र है भाई। एक बार तेरा घर बस जाए, फिर मैं भी निफिक्र हो जाऊंगा। कुछ दिनों में ही मदन अपने भाई गोपाल की शादी एक बहुत ही गरीब लड़की से करा देता है। गोपाल उस गरीबी में अपनी पत्नी के साथ जिंदगी गुजारने लगता है। भाग्यवान, ओ भाग्यवान, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ी काटने। एक आध रोटी है तो दे दो, रास्ते में बड़ी भूख लगती है। घर में सारा राशन खत्म हो गया है जी, कहाँ से दूँ आपको रोटी? चलो कोई बात नहीं, आज पानी पीकर ही काम चला लूंगा। कोशिश करता हूँ आज कुछ लकड़ियाँ मिल जाए ताकि मैं भूखा न रह सकूं। गोपाल घड़े में से पानी निकालता है और पीकर जंगल की ओर लकड़ियाँ काटने निकल जाता है। जब वो लकड़ियाँ काट रहा होता है, तभी उसे बहुत सारे घोड़ों की आवाज सुनाई देती है। अरे ये क्या, इतने सारे घोड़े, और ये लोग कौन हैं? गोपाल डर के मारे पेड़ पर चढ़ गया और पत्तियों में छुपे छुपे उन सभी को देखने लगा। इतने सारे लोग, वो भी झुंड में, ये हैं कौन? और ये सभी यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है ये सभी लोग चोर हैं। गोपाल पेड़ पर छुपे छुपे सारा नजारा देख रहा होता है। अरे जल्दी करो, घोड़े से सारा सामान उतारो। बाप रे, इतना सारा रुपया पैसा! सारे चोर जल्दी जल्दी घोड़े पर से सामान उतारने लगते हैं। चोरों का सरदार भी एक गुफा के पास जाता है, जहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर गुफा के दरवाजे पर अड़ा रहता है और कहता है, खुल जा सिमसिम। चोर को ऐसा कहते ही गुफा का दरवाजा खुल जाता है। गुफा के खुलते ही एक बड़ा सा आदमी दरवाजे पर चोरों का स्वागत करता है। आइए आका, सिमसिम के इस शानदार गुफा में आपका स्वागत है। सारे चोर अपना अपना सामान उठाकर गुफा की तरफ जाने लगते हैं। अरे ये क्या जादू है? थोड़ी देर बाद सारे चोर बारी बारी से उस गुफा से बाहर आते हैं। बंद हो जा सिमसिम। जी आका। चोर के ऐसा कहते ही दरवाजा फिर से बंद हो जाता है और सारे चोर अपने अपने घोड़ों पर सवार होकर वहां से चले गए। लगता है सारे चोर जा चुके हैं। मुझे अब पेड़ के नीचे उतर जाना चाहिए। गोपाल डरते कांपते पेड़ से नीचे उतरता है और उसी दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। क्या करूं? मैं भी कोशिश करूं क्या इस गुफा में जाने की? आखिर क्या राज है इस गुफा का? नहीं नहीं नहीं, अगर उन चोरों ने मुझे देख लिया तो कहीं मुझे मार ही न डालें। गोपाल वापस आने का सोचता है, लेकिन उसका मन नहीं मानता। पर वो चोर तो जा चुके हैं। एक बार जाकर देखता हूं। क्या बोला था उस चोर ने? हाँ, याद आया, खुल जा सिमसिम। गोपाल जैसे ही खुल जा सिमसिम कहता है, गुफा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। आइए आका, सिमसिम की शानदार गुफा में आपका स्वागत है। गोपाल थोड़ा डरता है, लेकिन वो डरते हुए गुफा के अंदर बढ़ जाता है। अरे इस गुफा में तो बड़ा अंधेरा है।
मुझे और आगे जाना चाहिए। गोपाल थोड़ी और आगे जाता है और जैसे ही वो गुफा के आखिरी में पहुंचता है उसके होश उड़ जाते हैं। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। गुफा के चारों तरफ हीरा, मोती, जवाहरात और बहुत सारा खजाना बिखरा पड़ा था। वाह, इतना सारा खजाना! वाह, अगर मैं इसमें से थोड़ा सा भी ले लूंगा तो इन चोरों को क्या पता चलेगा। गोपाल पास में रखे कुछ बोरों में हीरे जवाहरात भरता है और गुफा के बाहर आता है। बाहर आकर गोपाल फिर से वही शब्द बोलता है, बंद हो जा सिम सिम। जी आका। गोपाल ने सारा सामान लिया और जल्दी जल्दी अपने घर की ओर पहुंचता है। कहाँ थे जी आप? मुझे आपकी बड़ी फिक्र हो रही थी। इतनी देर कहाँ लगा दिया आपने? मैंने सोचा था आप जल्दी आ जाएंगे तो अपने बड़े भाई के पास जाकर कुछ अनाज ले आते। कम से कम आज का काम तो चल जाता, लेकिन आपने न जाने कहाँ देर लगा दी। अरे अरे भाग्यवान, अब तुम खुश हो जाओ। अब हमारे गरीबी के दिन गए। खुश हो जाओ? क्या बात है जी? आज तो आप ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे आपको बहुत बड़ा खजाना हाथ लग गया हो। ऐसा ही कुछ समझो भाग्यवान। ये देखो। गोपाल बोरे में लाए सारे हीरे जवाहरात अपनी पत्नी को दिखाता है, जिसे देखकर उसकी पत्नी के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, हाय राम, इतने सारे हीरे जवाहरात! अजी, ये सब आपको कहाँ से मिले? इससे तो हम बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। गोपाल अपनी पत्नी को सारी बातें बताता है। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई, चोर के घर में चोरी। मधु बोरे से वो सारे सिक्के जमीन पर पलटती है और कहती है, चलो अब जल्दी से गिनती करते हैं, कितने सिक्के हैं ये? नहीं नहीं, मैं एक बोरे को गड्ढे में गाड़ देता हूँ। ठीक है, तुम एक बोरे को गड्ढे में गाड़ दो, जब तक मैं तुम्हारे भाई मदन से मापने का मापा लेकर आती हूँ। ठीक है, पर खजाने के बारे में किसी को कुछ मत बताना, किसी को भी नहीं, ठीक है? ठीक है जी। गोपाल के भाई मदन ने गोपाल की सारी संपत्ति चुरा ली थी, लेकिन उसका लालच अभी भी कम नहीं हुआ था। वो ना तो अपने भाई की कोई मदद करता था, ना उसका किसी चीज में साथ देता था। गोपाल की पत्नी गोपाल के भाई के घर जाती है। भाई साहब, भाई साहब! क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? अभी ये सो रहे हैं। दीदी, क्या मुझे मापा मिल सकता है? मापा? ऐसा क्या मापेगी तू मापे में? तेरे पास है ही क्या मापने के लिए, गरीब कहीं की। बस दीदी, ऐसे ही। ठीक है, लाती हूँ, यही रुक। क्या हुआ? कौन है? आपके छोटे भाई की पत्नी आई है, न जाने क्या नापना है उसे, मापा मांग रही है। भला इन लोगों को नापे की क्या जरूरत पड़ गई? अरे कुछ तो बात जरूर है। एक काम करो, मापा देने से पहले मापे के नीचे शहद लगा देना, ताकि हमें पता चल सके कि आखिर बात क्या है। ठीक है जी, मैं ऐसा ही करती हूँ। सुलेखा गोपाल की पत्नी को मापे में शहद लगा कर देती है, जिसके बाद मधु उस मापे को लेकर घर आ जाती है। ये लीजिए जी मापा, अब जल्दी से इस सोने को माप लीजिए। हाँ हाँ, लो लो लो। गोपाल और उसकी पत्नी दोनों मिलकर सोने के सिक्के उस मापे से गिनने लगते हैं। उन सिक्कों को गिनने के बाद वो दोनों उन सिक्कों के बोरे को एक गड्ढे में दबा देते हैं। सुनिए जी, मैं ये मापा तुम्हारे भैया को वापस करके आती हूँ। ठीक है, तुम देकर जाओ, लेकिन हाँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, तुम किसी को इस बारे में बिल्कुल भी मत बताना। ठीक है जी, किसी से इस बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी, तुम फिक्र मत करो। मधु मापा लेकर मदन के घर जाती है। दीदी, ओ दीदी। हाँ कहो। ये लीजिए अपना मापा, मेरा काम हो गया। सुलेखा वो मापा
मधु से ले लेती है और जल्दी से अंदर चली जाती है। सुनिए जी, वो मधु मापा दे गई है। हाँ तो इसे पलटा करके देख ना। सुलेखा जैसे ही मापे को पलटकर देखती है तो मापे के नीचे बहुत सारे सोने के सिक्के फंसे हुए थे, जिसे देख दोनों के मुंह फटे के फटे रह जाते हैं। सोने के सिक्के और क्या? अरे पर तुम्हारा भाई तो इतना गरीब है, उसके पास ठीक से खाने तक को नहीं रहता, तो फिर सोने के सिक्के उसके पास कहाँ से आ गए? हाँ भाग्यवान, ये तो सच में सोचने वाली बात है। मेरे भाई के पास सोने के इतने सारे सिक्के आखिर आए कहाँ से? लगता है उसके पास और भी बहुत सारे सोने के सिक्के हैं, तभी उसने मापा मंगवाया था। अरे अब ये सोचो कि उससे वो सिक्के कैसे लिए जाए। सोचो अगर वो सारे सिक्के हमें मिल जाए तो हम बहुत जल्दी और भी अमीर हो जाएंगे। तुम सही कह रही हो भाग्यवान, मैं कल सुबह ही जाकर सारा माजरा पता करता हूँ। आखिर बात क्या है? मदन को रात भर नींद नहीं आती। उसके दिमाग में सोने के सिक्के घूमते रहते हैं और जैसे ही सुबह होती है मदन अपने भाई गोपाल के घर की ओर निकल पड़ता है। गोपाल, ओ गोपाल, कहाँ है तू? अरे भैया, आप आज कैसे इस गरीब की कुटिया में आना हुआ, कहिए। मदन अपने साथ मापा लेकर आया हुआ था। उसने मापा निकाला और अपने भाई की तरफ देखकर बोला, गोपाल, ये क्या है? तेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। दाने दाने को तू खाने के लिए तरसते रहता है ना? फिर तेरे पास सोने के ये सिक्के कहाँ से आए? सोने के सिक्के? कैसी बातें कर रहे हैं भैया आप? मेरे पास भला सोने के सिक्के कहाँ से आएंगे? झूठ मत बोलो, मुझे सब पता है। तेरे पास बहुत सारे सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात सब हैं। क्या तू अपने बड़े भाई को नहीं बताएगा? इतनी नफरत करता है तू मुझसे? नहीं नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। गोपाल सारी बातें मदन को बताता है। वो गुफा के बारे में और चोरों के बारे में एक एक बात अपने बड़े भाई को बता देता है। गोपाल की बातें सुन मदन को लालच आ जाता है। गोपाल, चलो मुझे भी उस जगह पर लेकर चलो, वरना मैं उन चोरों को बता दूंगा कि तुमने उनके सिक्के, हीरे जवाहरात चुराए हैं। नहीं नहीं भैया, वो लोग बड़े खतरनाक हैं, उन्हें कुछ मत बताना। आप चलो मेरे साथ, मैं उस जगह आपको लेकर चलता हूँ। गोपाल अपने भाई मदन को उस जगह लेकर आ जाता है। भैया, यही वो दरवाजा है जिसके पीछे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है। अच्छा, फिर चलो अब हम अंदर चलकर देखते हैं। नहीं नहीं भैया, अभी हमारा इस दरवाजे के अंदर जाना सही नहीं है। क्यों? भैया, उन चोरों के आने का समय हो रहा है, जल्दी चलो यहाँ से, अगर हम पकड़े गए तो दिक्कत हो जाएगी। दोनों वहां से वापस अपने घर की ओर लौट आते हैं, लेकिन मदन का मन नहीं मानता। उसके मन में लालच के हिलोरे उठ रहे होते हैं। नहीं, मैं फिर से जाऊंगा और सारा सोना बोरे में भर भर कर अपने साथ ले आऊंगा। मदन उस जगह दोबारा पहुंच जाता है। लगता है वे चोर अभी ही आए हैं। मैं जल्दी से जाकर सोना, हीरे जवाहरात सब बोरे में भरकर ले आता हूँ। मदन दरवाजे के पास जाता है और कहता है, खुल जा सिमसिम। जैसे ही मदन खुल जा सिमसिम कहता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और दरवाजे के उस पार उसे एक आदमी दिखाई देता है जिसका नाम सिमसिम था। आइए आका, सिमसिम की इस शानदार गुफा में आपका स्वागत है। मदन गुफा के अंदर बढ़ता है। गुफा में बहुत सारा सोना देख उसके पैरों से जमीन खिसक जाती है। हाय हाय, मजा आ गया, इतना सारा सोना, अब तो मैं अमीर हो जाऊंगा। मदन जल्दी जल्दी सोने, हीरे, जवाहरात को बोरे में भरता है और बाहर की ओर आने लगता है, लेकिन वो देखता है कि दरवाजा बंद है और जिस पहेली के कहने से दरवाजा खुलता है उसे वो याद नहीं आ रहा होता। अरे क्या था वो जिससे दरवाजा खुलता है? मुझे याद क्यों नहीं आ रहा? खुल जा टिम टिम। नहीं 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 नहीं, खुल जा डिम डिम। अरे नहीं, इससे भी नहीं खुला। क्या था क्या था? खुल जा समसम, खुल जा डम डम। ये भी नहीं था। मदन ने बहुत कुछ बोला लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जिससे मदन बहुत ज्यादा घबरा गया।
थोड़ी ही देर में सारे चोर वहां आ गए। खुल जा सिमसिम। दरवाजा खुलते ही सारे चोर अंदर आ गए। जब उन सभी चोरों ने मदन को देखा तो हैरान रह गए और अपने अपने हथियार निकाल लिए। तो चोरों के घरों में भी चोरी होने लगी। भाइयों, पकड़ लो इसे। चोरों ने मदन को पकड़ लिया, जिसके बाद चोरों के सरदार ने उसे मार डाला। जब काफी रात होने के बाद मदन अपने घर नहीं आया तो उसकी पत्नी परेशान हो गई और गोपाल के घर आई। गोपाल, गोपाल, गोपाल बाहर निकल कर आया। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। तुम्हारे भैया अभी तक घर नहीं आए। लगता है वो उसी खजाने के पास गए हैं जहाँ तुम उन्हें लेकर गए थे। मुझे तो उनकी बड़ी फिक्र हो रही है। उनके साथ कुछ। ऐसा कह सुलेखा फूट फूट कर रोने लगती है। भाभी आप रोइए मत, मैं अभी जाकर पता लगाता हूँ। गोपाल उस गुफा के पास जाता है। गुफा का दरवाजा तो बंद है, सारे चोरों के घोड़े भी बाहर ही बंधे हैं। मेरा अंदर जाना सुरक्षित नहीं है। कल सुबह आकर देखता हूँ। गोपाल सुबह फिर उसी गुफा के पास आता है जहाँ सारे चोर गुफा से बाहर आ रहे होते हैं। जैसे ही सारे चोर चले जाते हैं, गोपाल उस दरवाजे के अंदर जाता है और देखता है उसका भाई मृत पड़ा हुआ है। गोपाल भागता हुआ अपने घर आता है और सारी बातें अपनी पत्नी और भाभी को बताता है। ये क्या हो गया मेरे पति के साथ? लालच ने मेरे पति की जान ले ली। भाभी, जो हुआ सो हुआ, पर ध्यान रहे उस जगह के बारे में किसी को भी कुछ मत बताइएगा। कुछ दिनों बाद गोपाल उसकी पत्नी रहने के लिए अपने बड़े भाई के घर आ जाते हैं और उसका सारा काम काज संभालने लगते हैं। समय बीतता है और गोपाल दिनों दिन अमीर हो जाता है। एक दिन की बात है। क्या हुआ मालिक, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारा खजाना दिन व दिन कम होता जा रहा है। जी सरदार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। शहर में जाओ और देखो, अभी कोई नया नया अमीर हुआ है और बहुत ज्यादा खर्च करने लगा है। चोर शहर के बाजार की तरफ निकल गया, जहाँ मुंह में कपड़ा बांधे गोपाल सिक्के बेचने आया था। तो ये है वो जो हमारे खजाने से चोरी करता है। गोपाल सिक्के बेच अपने घर आ गया। चोर भी उसका पीछा करते करते गोपाल के घर तक पहुंच गया। घर ना भूले इसीलिए उसने गोपाल के अंदर जाते ही एक निशान बना दिया ताकि वो वहां अपने सरदार को ला सके। शाम को जब मदन की पत्नी ने वो निशान देखा तो घबरा गई। ये क्या? ये निशान किसने बनाया है? लगता है कोई मुसीबत आने वाली है। उसने रंग लेकर सभी लोगों के घरों के दरवाजे पर वैसा ही निशान बना दिया। सुबह जब सभी चोर उस जगह पर आए, यहाँ तो सभी दरवाजों पर निशान है। लगता है वो आदमी बड़ा ही शातिर है। चलो यहाँ से। चोरों का सरदार बड़ा जिद्दी था। उसने अपना भेष बदला और बाजार में निगरानी करने लगा। जब गोपाल सिक्के बेचने आया तो चोरों का सरदार उसका पीछा करते हुए गोपाल के घर पहुंच गया। चोरों का सरदार गोपाल के घर का दरवाजा खटखटाता है। कौन हो तुम? मैं बहुत दूर से तेल बेचने आया हूँ। सुना है आप इस शहर के बहुत बड़े आदमी हैं। मैं जो तेल लाया हूँ वो बहुत अच्छा है। क्या आप लेंगे? अच्छा, ठीक है, फिर ले आइए। एक काम करो, आप दूर से हो आओ, हमारे साथ भोजन कर लो। चोरों के सरदार ने तेल के सारे घड़े अंदर रखवाए और खाने पर बैठ गया। गोपाल ने उसकी बहुत खातिरदारी की और अच्छा पकवान परोसा। एक काम करिए, आज रात आप हमारे यहाँ रुक जाइए। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल और चोरों का सरदार अब खाना खा रहे होते हैं। तभी सुलेखा तेलों के घड़े देखने जाती है। तब उसे उन घड़ों में से कुछ आवाजें सुनाई देती है। क्या हम निकल जाएं? अरे नहीं, अभी नहीं। सुलेखा को समझ आ गया कि इन घड़ों में तेल नहीं बल्कि चोर घुसे हुए हैं
और ये लोग क्यों आए हैं। सुलेखा रसोई के अंदर गई और बहुत सारा तेल गरम करके लाई और उन घड़ों पर डाल दिया, जिससे वो चोर अंदर ही चीखते चिल्लाते रहे और कुछ न कर सके। देर रात सबके सोने के बाद सरदार उन चोरों के पास आया। जल्दी से सब बाहर आ जाओ। घड़े से कोई आवाज नहीं आई। अरे सो गए क्या? चलो जल्दी बाहर आओ। चोरों के सरदार ने दोबारा आवाज दी, लेकिन किसी भी चोर ने कोई हलचल नहीं की। सरदार ने घड़ों के ढक्कन को उठाकर देखा तो उसके होश उड़ गए और वो घबरा गया। वो भी पकड़ा ना जाए, इसीलिए वो वहां से भाग गया। अगली सुबह अरे वो व्यापारी कहाँ गया जो तेल बेचने आया था? गोपाल, वो कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि वो चोर था और उन सभी घड़ों में भी चोर थे। पर मैंने उन सभी का इलाज कर दिया था। अब वो हमें कभी परेशान नहीं करेंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है। सारी बात जानकर बहुत खुश हुआ और सभी हंसी खुशी रहने लगे।